ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मैं जून स्टूडेंट्स पढ़ा रहा था। जून स्टूडेंट्स में मैं क्या बताया था? विधि, विधि का अर्थ, विधि की सब कुछ विधि के बारे में बताया था। ठीक है, विधि क्या है, विधि की अर्थ बता दिया था, विधि क्या है इसको बताया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को विधि की परिभाषा बताऊंगा। क्या बताना है? विधि की परिभाषा। तो विधि की क्या परिभाषा है वो बताना है। ठीक, थोड़ा सा विधि के सामान्य अर्थ समझ लें। मानव समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों के औचित्य तथा मानव व्यवहार, मानव समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों के औचित्य तथा अनौचित्य को निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए नियमों को सामान्य रूप में विधि कहा जाता है। ठीक है, मतलब मानव समाज के लिए जो कानून बनाया जाता है, उनके व्यवहारों को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बनाया जाता है वही विधि होती है। ठीक, इसीलिए इसे सामाजिक नियंत्रण का साधन भी माना गया है। विधि को क्या मानते हैं? सामाजिक नियंत्रण का साधन मानते हैं। ठीक है, सही बात है। क्यों? क्योंकि विधि द्वारा ही समाज को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, विधि में कानून में यदि दंड ना हो और कानून ना हो तो फिर समाज को नियंत्रित कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं विधि की परिभाषा। पहली परिभाषा किसकी है? पहली परिभाषा किसकी है? पहली है मॉन्टेस्क्यू की। किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की परिभाषा है। मॉन्टेस्क्यू की परिभाषा है। क्या है? मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया है? मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि मॉन्टेस्क्यू की परिभाषा का व्यापक अर्थों में विधि प्राकृतिक वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को निर्देशित करती है। जो इसका विधियां क्या है? पारस्परिक विधियां प्राकृतिक वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को निर्देश करती हैं। ठीक है, ईश्वर की अपनी विधियां हैं, भौतिक संसार की तथा मनुष्यों की अपनी विधियां होती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि निर्देश करती हैं। विधियां क्या करती हैं? विधियां प्राकृतिक वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को निर्देश करती हैं, और ये जो लॉ होता है ईश्वरी होता है। ठीक, ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। और भौतिक संसार की जो विधियां होती हैं वो किसकी होती हैं? मनुष्यों की बनाई हुई होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब प्रोफेसर हॉलैंड ने क्या कहा है? हॉलैंड की परिभाषा है। क्या है हॉलैंड की परिभाषा? हॉलैंड के विधि व्यवहार का सामान्य नियम है। उनके अनुसार व्यवहार में वही कार्य आएंगे जो कि एक निश्चित अधिकारी द्वारा लागू किए गए हैं, जो कि सर्वशक्तिमान है। क्या है? विधि व्यवहार का सामान्य नियम है। ठीक, उनके अनुसार व्यवहार में वही कार्य आएंगे जो कि एक निश्चित अधिकारी द्वारा लागू किए गए हैं, जो कि सर्वशक्तिमान है। ठीक, ये हॉलैंड की परिभाषा है। तीसरा क्या है? ऑस्टीन की परिभाषा। ऑस्टीन की परिभाषा क्या है? ऑस्टीन ने क्या परिभाषा दी है? विधि राज्य का समादेश है। विधि राज्य का आदेश है या समादेश है। विधि राज्य का आदेश है, मतलब विधियां जो राज्य बनाता है, ठीक, जो राज्य आदेश देता है वही क्या होता है? विधि होती है। ये कौन कह रहे हैं? ऑस्टीन कह रहे हैं। लेकिन आगे इन्होंने क्या कहा? परंतु राज्य का सर्वोच्च सत्ताधारी होना चाहिए, परंतु राज्य का सर्वोच्च सत्ताधिकारी होना चाहिए तथा विधि के पीछे संप्रभु की शक्ति होनी चाहिए, जिससे कि लोग विधि का सम्मान करें। संप्रभु की शक्ति, ये इंग्लैंड में थे, जो इंग्लैंड का प्रभाव पड़ा इनके जो इन्होंने विधि की परिभाषा दी, इसमें इंग्लैंड का प्रभाव पड़ा। क्यों? इंग्लैंड में तब ये जब थे तो राजा का शासन था। ठीक, और राजा का शासन था तो राजा जो कहता था वही विधि होती थी। इंग्लैंड में राजा जो कहता था वही विधि होती थी, क्योंकि राजा का ही शासन था। राजा जो कह देता था वही होती थी। हमारे यहाँ भी पहले यही था कि जब राजशाही चल रही थी तो जो आदेश राजा निकालता था वही
इसके विधि के परिभाषा पे इंग्लैंड का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वहां राज्य शासन था, राजा का शासन था। अभी भी वहां राज्य शासन ही है, लेकिन राज्य शासन का प्रभाव नहीं है। जो पहले प्रभाव था वो नहीं है, लेकिन अभी भी राजा ही होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, वहाँ राजा होता है। राष्ट्रपति के जितने अधिकार होते हैं वहाँ राजा करता है अभी भी, लेकिन राजा का जो पहले हुआ करता था प्रभाव वो अब नहीं है। ठीक है। आज की हॉब्स ने क्या कहा था? हॉब्स की क्या परिभाषा है उनकी? हॉब्स महोदय ने क्या कहा है? हॉब्स के अनुसार विधि व्यक्ति के या व्यक्तियों के उस समूह के आदेश हैं जिन्हें अपने आदेशों के दबाव डालकर मनवा लेने का संबल प्राप्त हो। मतलब विधि ऐसा होना चाहिए जो आदेश पारित करने के बाद उसको लागू कराने के लिए उसमें बल होना चाहिए। ठीक है, लागू कराने के लिए। इसीलिए देखो अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है। ठीक है, क्यों? बहुत से शास्त्री नहीं मानते, क्योंकि उसमें जो दंड देने की क्षमता है वो नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है उसमें दंड का प्रावधान नहीं है। ये राज्य के ऊपर होता है कि राज्य माने या ना माने। ठीक है। हॉब्स का हो गया, सामान्य हो गया। सामान्य महोदय ने क्या परिभाषा दी है लॉ की? सामान्य महोदय ने विधि की परिभाषा दी है। ठीक। सामान्य के अनुसार विधि सिद्धांतों की उस श्रृंखला को कहते हैं जो राज्य द्वारा न्याय संगत प्रशासन के लिए निर्धारित और मान्य की गई है। राज्य द्वारा न्याय संगत प्रशासन के लिए निर्धारित और मान्य की गई है। ठीक है, जो राज्य के द्वारा निर्धारित और मान्य की गई है वही विधि है, ये सामान्य कहते हैं। ठीक। राष्ट्र को पाउंड क्या कहते हैं? रास्को पाउंड की क्या परिभाषा है? रास्को पाउंड की परिभाषा है, रास्को पाउंड ने विधि शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वो इनके भिन्न अर्थों में बताया, 3 अर्थों में बताया है। रास्को पाउंड ने 3 अर्थों में विधि शब्द को बताया। पहला क्या है? विधि एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी राजनैतिक सुसंगठित समाज में व्यक्तियों के आचरणों को सामाजिक नियंत्रण में रखा जाता है। ये बताया है इन्होंने, व्यक्तियों के सामाजिक नियंत्रण को रखा जाता है। ठीक। तीसरा क्या है? विधि प्राधिकारिक मार्गदर्शक का कार्य करता है। ये रास्को पाउंड ने कहा है, विधि प्राधिकारिक मार्गदर्शक का कार्य करता है। तीसरा इन्होंने बताया है, शब्द की 3 परिभाषा की है, विधि शब्द के प्रयोग में 3 शब्दों की परिभाषा की है, 3 बातें बताई हैं इन्होंने। तीसरा, विधि के अंतर्गत देश की समस्त न्यायिक तथा प्रशासनिक क्रियाएं समाविष्ट हैं। विधि के अंतर्गत देश की समस्त न्यायिक तथा प्रशासनिक क्रियाएं समाविष्ट हैं। ठीक। इन्होंने ये 3 चीजें बताई विधि शब्द के अंतर्गत। अब पैटर्न महोदय ने क्या कहा है? पैटर्न महोदय की क्या परिभाषा है? पैटर्न ने विधि को नैतिकता का पूरक माना है। पैटर्न ने विधि को नैतिकता का पूरक माना है। ये ठीक है। नैतिकता क्या है? बताओ, तुम लोग बताओ, नैतिकता क्या है? नैतिक चीजें किसे कहते हैं? सर, जो चीजें देखनी हम देखकर। नैतिकता ये होती है कि जो तुम्हारा मन, हृदय कहता है ये नैतिक है और ये अनैतिक है। ठीक। क्या होता है कि जब तुम रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और कोई किसी को मार रहा होता है, ठीक, तो ये तो कानून नहीं है कि तुम्हें बचाना ही बचाना है, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? यदि तुम सक्षम हो तो क्या करोगे? बचाने की कोशिश करोगे। यही नैतिकता है। और अनैतिक क्या हो गया? वो जो लोग मार रहे थे, ठीक, अब तुम पूछोगे ना कि क्या क्यों मार रहे थे, तो यदि वो कहेगा कि नहीं इस कारण से मार रहे थे, तुम क्या कहोगे?
अनैतिक, ये बहुत गलत काम है, तो यही अनैतिक हो गया, और ये तुम्हारा बचाना क्या हो गया, नैतिक हो गया। तो यही कानून है, ये पैटर्न महोदय क्या कह रहे हैं, यही कानून है, नैतिकता को ही कानून में बांधा गया है। विधि और नैतिकता एक चैप्टर है, लेकिन हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर में हो, अगले सेमेस्टर में हो, तो वो है विधि और नैतिकता का संबंध होता है। तो नैतिकता, बहुत सी नैतिकता को विधि के द्वारा बांध दिया गया है, ठीक है, बहुत सी नैतिकता है। अब ये बताओ, हमारे यहाँ दो विवाह क्या है, वैध अवैध है, दो विवाह तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। लेकिन इंग्लैंड में दो विवाह पर कोई रोक नहीं है, मतलब दूसरा विवाह तुम कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते। मुस्लिम लॉ में क्या है, 4 शादी कर सकते हो, वहाँ वैध है दो विवाह, लेकिन हमारे हिंदू लॉ में नहीं है, दूसरा विवाह तुम कर ही नहीं सकते एक जीवित बीवी के होते हुए, चाहे जीवित बीवी ने सहमति दे दी हो। तो क्या ये अनैतिक नैतिकता सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर नैतिकता को ही कानून में बांध दिया गया है, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, पैटर्न के अनुसार विधि में कर्तव्य तथा अधिकार दोनों को ही महत्व प्राप्त है। पैटर्न ने कहा है कि विधि में अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटी, ये भी चैप्टर है, जूरिस्प्रूडेंस में ये भी चैप्टर है, अधिकार और कर्तव्य। तुम इसे भी पढ़ोगे कि क्या लोग कह रहे हैं, किसका अधिकार होता है, किसका कर्तव्य होता है, कितना क्या कानून में कितना किसका होता है, ये सब पढ़ोगे। तो यही पैटर्न महोदय कह रहे हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों होता है विधि में, सही बात है। यदि अधिकार के लिए हमारे बात की जा रही है, ठीक है, जैसे क्या है कि तुम संविधान पढ़े होगे, संविधान में आर्टिकल 21 पढ़े होगे, आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो क्या होता है कि तुम किसी के मौलिक अधिकार का तुम हनन नहीं करोगे, ये क्या है, तुम्हारा कर्तव्य है। और दूसरा क्या है, मेरे मौलिक अधिकार का कोई हनन नहीं करेगा, मेरे मौलिक अधिकार का कोई हनन नहीं करेगा। यदि तुम्हारे मौलिक अधिकार है और उसका वायलेशन कोई कर रहा है तो तुम उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाओगे, ठीक है, मतलब ये तो अधिकार है ना, तुम्हारे अधिकार का कोई हनन नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि किसी के तुम मूल अधिकार का हनन नहीं करोगे, ठीक है। मान लो जैसे कि मुझे शुद्ध हवा पानी लेने का अधिकार है, ठीक, तो अब उसमें तुम बाधा पहुंचा रहे हो ना, तो तुम मेरे अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या था, कि तुम्हारा ये कर्तव्य था कि ऐसा वायु प्रदूषण तुम ना करो कि दूसरे को नुकसान हो, दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन हो, तो ये आपका कर्तव्य है और मेरे अधिकार है। तो यही कह रहा हूँ, विधि में क्या होता है, अधिकार और कर्तव्य दोनों होता है, सही बात है, ठीक। सेवेग्नी महोदय ने क्या कहा है, सेवेग्नी महोदय ने सेवेग्नी की परिभाषा दी है, क्या कहा है, ठीक। सेवेग्नी के अनुसार विधि का वास्तविक स्रोत जन चेतना है, विधि का वास्तविक स्रोत जन चेतना, जन चेतना, जन चेतना मतलब लोगों की उत्सुकता, लोगों का विवेक, लोगों का शक्ति, जन चेतना, लोगों का जागृत होना, वही कानून है, ठीक है। और सही है, जैसे जैसे हम लोग होशियार होते जा रहे हैं, जैसे जैसे समय बदल रहा है, कानून में भी चेंजेस होते हैं, कानून में संशोधन होता है, ठीक। लोग तो देखो इन सब की परिभाषा हो गई, देखो कोई भी विधि शास्त्री एग्जैक्ट लॉ की परिभाषा नहीं दिया है, इतने लोगों ने दिया है ना, लेकिन सबकी परिभाषा में कुछ ना कुछ अंतर है, अपने अपने दृष्टिकोण से इन्होंने परिभाषा दी है, ठीक है। और सही है, ये सही है कि हम विधि की एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दे सकते, ये फैक्ट है। जो व्यक्ति होगा विधि की यदि परिभाषा देगा, वो इन्होंने क्या किया, अपना मत दिया है, ठीक है, विधि को परिभाषित करने की कोशिश किया है, लेकिन विधि की एकदम परफेक्ट परिभाषा देना न संभव है और न
कोई दे पाएगा। विधि को एक परिभाषा में बांधना बहुत मुश्किल कार्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि विधि हम जैसा देखते हैं उस हिसाब से होती है, ठीक है। अपना अपना दृष्टिकोण होता है लॉ का, ठीक है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा इंटरप्रिटेशन करते हैं वैसा लॉ होता है, ठीक है। हम जैसा व्याख्या करते हैं, ठीक। तो ये संभव ही नहीं है कि हम विधि की या कोई विधि की एकदम प्योर परिभाषा दे दें। हाँ ठीक है, सबके अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिभाषा सबकी सब जगह बैठ रही है, ठीक। लेकिन एग्जैक्ट परिभाषा किसी की विधि की एकदम परफेक्ट है ये नहीं कह सकते, और ना कोई ये संभव भी नहीं है कि कोई परफेक्ट परिभाषा लॉ की दे सके। ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति कानून को अपने हिसाब से देखता है, ठीक। देखो प्रेजेंट टाइम में देखो, जज बैठता है, सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ, हाई कोर्ट का जज हुआ, तो कोई जज एक ही केस में कोई और निर्णय देगा, लेकिन कोई और देगा। क्यों? क्योंकि वो देखने का अपना अपना नजरिया होता है। हम लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है हम करते हैं। वकील हमसे इंटरप्रिटेशन करवाता है, अच्छा वकील इंटरप्रिटेशन कर देता है लॉ का, और उसी के हिसाब से डिसीजन आ जाता है, ठीक है। तो लॉ जो है बहुत ब्रॉड क्षेत्र में है, और उसको सीमित परिभाषा देके सीमित कर दोगे, और सीमित क्या कर ही नहीं पाओगे, लॉ की एग्जैक्ट परिभाषा कोई दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब हम अगले बार क्या पढ़ेंगे? विधि के प्रकार, लॉ के कितने प्रकार हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।